दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। 24 साल की एक युवती जिसकी गर्दन कटी हुई थी। कपड़ों की हालात देखकर लग रहा था कि उसके साथ गलत काम किया होगा। खामलाट एक छोटा सा गांव है जहां ज़्यादातर पिछड़े और आदिवासी परिवार रहते हैं, इसलिए पुलिस को लाश की पहचान करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। जब लाश का मुआयना हो गया और इंस्पेक्टर सुदीप सोनी गांव वालों से बात कर रहे थे तो पता चला कि मृतिका का नाम नीतू राठौड़ है और नीतू इसी गांव के किसान बाबूलाल राठौड़ की बहू और रामजी राठौड़ की पत्नी है। सुदीप ने सारी जानकारी तुरंत एसपी सुशांत सक्सेना को दी। एसपी के निर्देश पर जांच की जिम्मेदारी अभयराज को सौंप दी गई। अब क्योंकि लाश की पहचान हो चुकी थी तो पुलिस का अगला काम बस यही था कि जल्दी से जल्दी कातिल का पता लगाया जा सके। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नीतू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पुलिस ने नीतू की हत्या की खबर उसके मायके वालों को भी दे दी। गांव में रहते थे। मौके पर एएसआई अभयराज सिंह को कोई खास सुराग नहीं मिला था, लेकिन इतना उन्हें समझ आ गया था कि कातिल ज़्यादा दूर नहीं गया। गांव छोटा था, इसलिए हल्की फुल्की पूछताछ में ही साफ हो गया कि नीतू के घर में उसके ससुर बाबूलाल और पति राम जी के अलावा कोई नहीं रहता। नीतू और राम जी की शादी को लगभग 4 साल हुए थे। बाबूलाल ज़्यादातर समय खेत में रहते थे और इन दिनों तो फसल पकने वाली थी, इसलिए बस खाना खाने के लिए ही घर आते थे। रात में भी फसल की रखवाली के लिए वह खेत पर ही सोते थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को 2 अहम बातें पता चली। पहली, राम जी समझ बहुत तेज़ नहीं थी और दूसरा, अक्सर उस नीतू से झगड़ा हो जाया करता था। दूसरी बात कम इम्पोर्टेंट नहीं थी। लगभग 2 साल पहले यानी 2016 में दोनों के बीच काफ़ी बड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। उस समय नीतू गुस्से में अपने मायके भी चली गई थी और उसने अपने पति रामजी और ससुर बाबूलाल के खिलाफ डरी हुई हरासमेंट का भी मामला दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया। नीतू दोबारा अपने ससुराल वापस आ गई थी। बेहारी थाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। नीतू का शव उसके ससुराल वालों को दे दिया गया। अगले ही दिन नीतू का अंतिम संस्कार भी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला काट कर की गई थी। यह बातें सब ज़रूरी थी, लेकिन इससे पुलिस को कातिल तक पहुंचने में कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। गांव वाले भी पुलिस को ऐसी जानकारी नहीं दे पा रहे थे जिससे मामला आगे बढ़ सके, कातिल का पता लगाया जा सके। नीतू के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने जब उसके मायके वालों से बात की तो उन्हें सीधे सीधे आरोप नीतू के ससुर बाबूलाल और उसकी पति रामजी पर लगा दिया। उनका कहना था कि शादी के बाद भी बाप बेटे उसे दहेज के लिए मारते पीटते रहते, लेकिन नीतू की मौत जिस तरीके से हुई थी उससे साफ लग रहा था कि पहले उसके साथ गलत काम किया गया है और उसके बाद में पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। आमतौर पर दहेज के मामलों में हत्या इस तरह नहीं की जाती, इसलिए पुलिस को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रामजी राठौड़ से बात करने के बाद पुलिस को कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि 2 मिनट में ही बातचीत में समझ आ गया था कि वह कम दिमाग वाला आदमी है और जो मन में आ रहा है वही बोल रहा है। अपनी पत्नी की मौत का भी उस पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा था। अभयराज सिंह को अपने झूठ बोलने जैसा कुछ नहीं लगा। हाँ, यह ज़रूर था कि ऐसे लोग कभी कभी गुस्से में हिंसक हो जाते हैं, लेकिन इतनी प्लानिंग करने के हत्या कर देना वह उसके बस की बात नहीं लगी। अगर इसमें इतनी ही समझ होती तो वह मंदबुद्धि कहलाता ही क्यों। जब पुलिस ने बाबूलाल से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह खेतों में काम में लगा रहता है, लेकिन उसे शक सीधा अपने बेटे रामजी पर डाल दिया। इशारों में वह बार बार यही कहता रहा कि रामजी पागल है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। बाबूलाल ने अपनी बात को और मजबूत बनाते हुए कहा कि हो सकता है नीतू के रामजी के साथ सोने से मना कर दिया हो और इस बात पर रामजी तो इतना गुस्सा आया हो कि उसने पागलपन में नीतू को मार डाला। यह बात पुलिस को थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर किसी भी हत्या के मामले में बाप सबसे पहले अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाबूलाल तो उल्टा अपने ही बेटे पर शक जता रहा था। हाँ, यह भी सच था कि राम जी सचमुच कम दिमाग वाला आदमी था और गुस्से में कुछ गलत कर भी सकता था, लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ी दिक्कत थी। कोई मंदबुद्धि इंसान इतनी प्लानिंग करके इतनी बेरहमी से हत्या नहीं कर सकता। यह बात पुलिस को खटकी हुई थी। इधर एएसआई अभयराज सिंह ने नीतू के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक लेडी कांस्टेबल को लगा रखा था। अब तक की जांच में नीतू के चरित्र या उसके किसी गलत चलन की कोई बात सामने नहीं आई थी। जब अभयराज ने यह सारी बातें अपने सीनियर अफसरों को बताई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बाबूलाल को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जाए। लेडी कांस्टेबल ने जो जानकारी जुटाई थी उसे केस सुलझाने में बड़ी मदद मिली। पता चला कि नीतू दूसरी औरतों के साथ मजदूरी करने व्यवहारी जाती थी और शाम तक वापस आ जाती।
25 मार्च को यानी जिस दिन वारदात हुई उस दिन भी वह मजदूरी पर गई हुई थी, लेकिन लौटते समय वह सीधे घर नहीं गई। गांव के बाहर उसे अपने ससुर बाबूलाल मिल गए और वह उनके साथ खेत की तरफ चली गई। बाबूलाल पहले से ही पुलिस के शक में था, लेकिन इस बात के खुलने पर उस पर शक और बढ़ गया। हालांकि पुलिस के पास अभी भी तक कोई पक्का सबूत या गवाह नहीं था, इसलिए वे केवल उसे बार बार बुलाकर पूछताछ करते रहे। पूछताछ में ना तो उसे मारा गया और ना ही कोई दबाव डाला गया। पुलिस ने उल्टा अलग अलग तरीके अपनाए, कभी धर्म की बातें बताकर, कभी यह समझाकर कि इंसान जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है, चाहे इस दुनिया में मिले या ऊपर कहीं। यह शायद पहला मौका था जब पुलिस ने किसी से धर्म के प्रवचन देकर अपराध कबूल करवाने की कोशिश की हो। कर्म फल और पाप पुण्य वाली कहानियाँ बाबूलाल पर असर हो ही गया था और आखिर में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यह डर था या पछतावा, यह शायद खुद बाबूलाल भी ठीक से नहीं बता पाता, लेकिन नीतू की हत्या की जो वजह उसने बताई वह सच में चौंकाने वाली थी। उसने कहानी सुनने से पहले पुलिस ने उसकी बताई हुई जगह में उसके खेत में छुपाई गई नीतू की चप्पलें और उसकी साड़ी बरामद कर ली। पुलिस ने यह सबूत उससे सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। जब बाबूलाल ने नीतू की हत्या की वजह बतानी शुरू की तो उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, सब कुछ बिल्कुल सपाट। उसने बताया कि जब वह किशोरी था तभी उसके पिता संतोषी राठौड़ की मौत हो गई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी भी ज़्यादा दिन साथ नहीं रही, लेकिन इन सब परेशानियों से भी बढ़कर उसके लिए सबसे बड़ी चिंता उसका मंदबुद्धि बेटा रामजी था। जैसे जैसे रामजी बड़ा हो रहा था बाबूलाल का दिल घबराने लगता था। उसे लगता था कि अगर वह मर गया तो रामजी का सहारा कौन बनेगा। कम अकल रामजी को पालते पालते बाबूलाल ने कई जगह उसकी शादी की बात चलाई, लेकिन जैसे ही लोग रामजी की हालत के बारे में सुनते वे हाथ जोड़कर मना कर देते। बाबूलाल की खेतीबाड़ी बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए पैसे कमाने के लिए उसे खेतों में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसी मेहनत की वजह से 54 साल की उम्र में भी उसे पर ज़्यादा हावी नहीं हुई। फिर एक दिन ऐसा आया जब सबको पागल कहे जाने वाले रामजी की किस्मत जैसे चमक गई हो। बाबूलाल ने शादी की बात चलाई और इस बार नीतू के घर वाले रामजी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। यह बाबूलाल के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। गांव के लोग यह भी सुनकर दंग रह गए कि नीतू की शादी रामजी से हो रही है, जो गांव की भाषा में पागल, अच्छे लोगों की भाषा में कम दिमाग वाला और सरकारी शब्दों में मानसिक रूप से दिव्यांग कहलाता था। लेकिन जब नीतू के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो बाबूलाल जैसे खुशी से उछल पड़ा। उसे लगने लगा कि अब घर में बहू आएगी और शायद कुछ समय बाद उसकी गोद में पोता भी होगा। उधर रामजी ने इन सब बातों का असर कुछ नहीं हुआ, वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, जैसे उसके जीवन में कुछ ना बदला हो। शादी के नए कपड़े, बैंड बाजा, बारात सब उसके लिए किसी बच्चे के खेल जैसा था। लेकिन बाबूलाल को उम्मीद थी कि बहू आ जाने के बाद रामजी शायद थोड़ा संभल जाए, थोड़ा समझदार हो जाए। खुशी में इतना डूबा हुआ था कि उसे आगे आने वाली परेशानियों का अंदाज़ा तक नहीं था। नीतू जब बहू बनकर घर आई तो कुछ दिनों तक घर में खूब रौनक रही, लेकिन यह रौनक ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, बस 4 दिन की चांदनी साबित हुई। शादी की रात ऋतु शर्माती सुचकती अपने कमरे में पति का इंतजार कर रही थी। उसके मन फिल्म और टीवी जैसे सपने घूम रहे थे कि पति आएगा, उससे प्यार से बातें करेगा, रोमांस करेगा और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इन ख्यालों में नीतू का मन धड़क रहा था और वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन जब रामजी कमरे में आया तो उसने नीतू से ना कुछ कहा ना ही उसकी तरफ ध्यान दिया, सीधा बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। नीतू एकदम घबरा गई, उसे समझ ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। उस रात रामजी ने सब कुछ कह दिया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। नीतू ने खुद पहल करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि रामजी का ना सिर्फ दिमाग ठीक है बल्कि शरीर भी काम नहीं करता। एक ही झटके में नीतू का सारा विश्वास टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर आसमान गिर गया हो। वह ज़मीन पर धड़ाम से गिरी हो। घर के कामकाज करते करते नीतू को लगने लगा कि उसकी हैसियत अब एक नौकरानी जैसी है। बाबूलाल व रामजी ने उसे पूरी तरह धोखा दिया है। यह सोचकर नीतू रामजी से झगड़ने लगी। इस रामजी ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। नीतू के डर के मारे मायके चली गई और दहेज के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। जब बाबूलाल को बेटे और बहू के बीच झगड़े की असली वजह पता चली तो वह बस हैरान रह गया। अब बाबूलाल को समझ आ गया था कि नीतू बार बार गुस्सा क्यों हो रही थी। दूसरी तरफ दहेज का मामला उनके सिर पर जैसे तलवार लटक रहा था। रामजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में वह फंस सकता था। एक समझदार ससुर की तरह बाबूलाल मुँह ने नीतू के मायके गया। उसने दुनिया की ऊंच नीच और इज्जत की बातें करते हुए नीतू को समझाया और फिर उसे वापस घर ले आया। यह बात पिछले साल नवरात्रि की थी। नीतू फिर से ससुराल लौट आई थी। रामजी को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। ना वह समझता कि पत्नी क्यों मायके चली गई थी, ना ही यह कि वह वापस क्यों आई है, और सेक्स के मामले में तो वह पूरी तरह अनजान था।
हालात देखकर बाबूलाल के मन में गलत ख्याल आने लगे और नीतू के करीब होने की कोशिश शुरू कर दी। नए नवेले आशिक की तरह वह नीतू की हर छोटी बड़ी पसंद और नापसंद का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे नीतू भी उसकी तरफ झुकने लगी। आखिरकार उसे भी किसी न किसी तरीके से पुरुष का साथ चाहिए था। अगर वह यह बाहर से लेती तो बदनामी होती और उसे गलत ठहराया जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। दोनों को रोकने वाला कोई नहीं था। जैसे ही राम जी बिस्तर पर सो जाता, नीतू सीधे बाबूलाल के कमरे में चली जाती। उम्र और रिश्तों का तो नाजायज़ रिश्तों से कोई मतलब ही नहीं होता और आमतौर पर ऐसे मामलों में कोई तीसरा शामिल ज़रूर होता है, लेकिन इन दोनों पर यह बात लागू नहीं होती थी। ससुर के प्यार में खुश होकर नीतू ने एक दिन बाबूलाल को साफ कह दिया कि वह अब मुझसे शादी करो, नहीं में छिपी धमकी बाबूलाल को समझ आ रही थी और वह खुद भी मजबूर महसूस कर रहा था। लेकिन नीतू जो जिद कर रही थी उसे पूरा नहीं किया जा सकता था। अब बाबूलाल जो समाज और रिश्तों का सच समझ आ गया था। साफ था कि बाबूलाल नीतू के साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता था, लेकिन समाज की नज़रों का ख्याल आते ही उसे डर लगने लगता। जितना वह समझाता, नीतू उतनी ही बेतुकी जिद पर अड़ जाती। अब बाबूलाल नीतू से बचने के बहाने ढूंढने लगा। आखिरकार उसने एक तरीका मिल ही गया। क्योंकि फसल पक चुकी थी, उसे खेत में चौकीदारी करनी थी, इसलिए उसके मन में खेत में झोंपड़ी बना ली। जब नीतू शहर से मजदूरी करके लौटती, बाबूलाल खेत पर जा चुका होता। कुछ दिन ऐसे गुजरे। धीरे धीरे नीतू का सब्र खत्म होने लगा। वैसे भी उसे लगने लगा था कि बाबूलाल अब उसमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं लेता। 25 मार्च को जब नीतू सहेलियों के साथ लौटी तो उसे याद आया कि अगले दिन उसे मायके जाना है। इसलिए वह सीधे खेत चली गई और बाबूलाल को इशारा किया कि आज रात यहीं रुकेगी। यह सुनकर बाबूलाल डर गया, क्योंकि रात में कुछ अन्य किसान भी आते जाते रहते थे। समझाने की कोशिश बेकार थी। बाबूलाल ने दूसरे किसानों के आने जाने की बात बताई, लेकिन नीतू ने अपनी ही जिद पर अड़कर कहा कि वह उसे बीवी की तरह पेश आए, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देगी। रोज़ की धमकियों और परेशानियों से तंग आकर बाबूलाल ने बेरहमी से नीतू की हत्या कर दी थी। तो यही थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।